नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज। और जब बाजार बहुत भंवर में हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे फंड को ढूंढना चाहिए, ऐसे फंड पे बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए जो थोड़ा सेफ हो और जहां पे रिस्क कम हो या बहुत सारा खबरों में हमेशा नहीं रहता हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है? तो हर हफ्ते हम आपकी एक मुलाकात कराते हैं एक फंड मैनेजर से और उनकी राय, उनके व्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय उनकी सोच क्या है और उनके द्वारा चलाए जा रहे फंड पर आपकी राय क्या बनती है। तो आज हम बातचीत करेंगे किंडर रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के फंड मैनेजर श्री दत्त जी से। और ब्लू चिप का नाम सुनते ही आपके मन में हमेशा आता है कि टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स, लीडिंग स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स जहाँ पे वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, सेफ्टी ज़्यादा होती है, तो रिटर्न भी थोड़ा नॉर्मलाइज होते हैं। और आजकल तो आप देखिए ना, मिड कैप स्मॉल कैप में तरह तरह की खबरें चल रही हैं और एक रीएडजस्टमेंट वहाँ ज़रूर चल रहा है। श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम लोग इस फंड को समझें आपके पहले कि, लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट समझाइए, क्या चल क्या रहा आजकल? बड़ा उथल पुथल मची हुई है चारों तरफ। नहीं, मार्केट का तो ये नेचर होता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में जनरली होती है, जो कि लास्ट पूरा साल वोलेटिलिटी नहीं हुई तो लोग एक बेसिकली इन्वायरमेंट को यूज टू हो गए कि भाई मार्केट में आना है, रोज आना है, शाम को मार्केट ऊपर जाता है और पैसा बना के घर जाना है। आई थिंक वो नेचर नहीं है मार्केट का, वो अनयूजुअल था। 2-3-4 क्वार्टर जो चला तो वोलेटिलिटी विच इज द ट्रू नेचर ऑफ मार्केट वो वापस आ गया है। और हमारे हिसाब से उसका रीजन बहुत सिंपल है। बाकी काफी सारे रीजन लोग एस्क्राइब कर सकते हैं कि लिक्विडिटी में क्या हुआ है, रेगुलेटर ने क्या बोला है, या जैसे आरबीआई भी अनसिक्योर्ड लोन्स पे टाइटनिंग कर रहा है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे है क्या। वो सब बातें एट द मार्जिन है, बट हमारा कोर फोकस हमेशा ही अर्निंग्स पे रहता है कि अर्निंग्स कैसे पैन आउट हो रही है। और जो हमारा अंदेशा है कि थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग्स आए उसमें इंटरनल्स उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने पहले 2 क्वार्टर में आए थे। और वाइल द जो टोटल नंबर थे, एग्रीगेट नंबर्स थे, वो काफ़ी पुख्ता थे, काफ़ी स्ट्रांग थे। बट जब आप इंटरनली देखोगे कि सेगमेंट बाय सेगमेंट क्या हुआ है, जैसे छोटे ऑटो एंसिलरीज में क्या हुआ है, केमिकल कंपनीज में क्या हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में क्या हुआ है, छोटे इंडस्ट्रियल्स कुछ कंपनीज है उनमें क्या हुआ है, बिल्डिंग्स मटेरियल कंपनीज में क्या हुआ है, छोटे सीमेंट कंपनीज में क्या हुआ है, तो नंबर्स जो थे इंटरनल, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्टर्स है स्मॉल कैप मिड कैप में जो मैंने गिनाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली इंटरनल पेन ग्रोथ का दिख रहा है। पूरा कंजम्पशन साइड जो है वहाँ पे डिमांड, रिटेल हो कंजम्पशन हो, वहाँ पे डिमांड का थोड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक एक बार मार्केट जब चल जाता है और वैल्यूएशन का थोड़ा सा अपफ्रंटिंग जब लोगों ने कर लिया था, उसके बाद में जब लोग नंबर देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि वो नंबर्स आर नॉट कीपिंग पेस विद द मार्केट। क्योंकि सिंपल है, वो तो स्टॉक तो आप 100% चला सकते हो, बट अर्निंग्स तो आना पड़ेगा इवेंचुअली, और वो अर्निंग्स माइट नॉट बी एबल टू कीप पेस, और इट इज नॉट कीपिंग पेस जिस पेस पे मार्केट चला था। तो कंसोलिडेशन के फेज में हम लोग मेरे हिसाब से चले गए, जहाँ पे अर्निंग्स को वापस आना होगा, या तो टाइम प्राइस करेक्शन, दोनों कॉम्बिनेशन धीरे धीरे होना पड़ेगा, या फिर अर्निंग्स को सरप्राइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम रॉन्ग है और अर्निंग्स इतना सरप्राइज कर जाए कि वापस मार्केट चल जाए, बट उसके लिए अर्निंग्स को सरप्राइज करना पड़ेगा। तो ये ही उथल पुथल है। हम लोग बैक टू हमारा जो नेचर है मार्केट का, वोलेटिलिटी, उस पे आ गए हैं फ्रॉम अ यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड दैट वी हैड ऑब्जर्व्ड फॉर लास्ट 12 मंथ्स। तो श्रेया जी, इस बार की जो रैली चल रही थी ना, उसमें 2 फैक्टर मेरे हिसाब से थे। एक तो था कि अर्निंग्स स्ट्रांग आई थी, दूसरा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पंपिंग थी रिटेल की तरफ से भी और तमाम चीज़ों पे आ रही थी। तो लिक्विडिटी तो अभी भी बनी रहेगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड पॉकेट पे अब तेज़ी होगी? जैसे पिछले बार था कि कहीं भी जिधर पैसा लगाओ उधर ही तेज़ी थी, अब वो नहीं होगा, सिलेक्टेड पॉकेट में होगी, लेकिन फिर बहुत बड़ी तेज़ी होगी क्योंकि वो सारा पैसा कुछ ही जगहों पे चैनलाइज हो जाएगा। करेक्ट। सो बहुत ज़्यादा होगा नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, बट जनरली हम जैसा ऑब्जर्व करते हैं कि आपने अगर लास्ट 1 साल देखा होगा तो कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एज लॉन्ग एज यू आर इन अ बकेट, आपके स्टॉक्स चल रहे थे, क्योंकि जैसे आपने राइटली बोला कि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग थी। जनरली भी सिक्लिकली नंबर्स, कोई भी बिजनेस ले लो आप, उसका जनरली अच्छा दिख रहा था क्योंकि आपके मार्जिन एक्सपांशन बहुत थे वाई बेसिस पे। अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थे, उसके से मार्जिन बहुत कम हुए थे।
तो उसका बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में फर्स्ट हाफ में जोर से आया कि आपके मार्जिन बहुत एक्सपांड हुए, एनीवेयर बिटवीन 300 बेसिस पॉइंट टू 600 बेसिस पॉइंट ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। तो उसकी वजह से आपके अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग दिखे। तो अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स सिक्लिकली स्ट्रांग दिख रहे थे। तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, मैनेजमेंट कौन सा है, बिजनेस कौन सा है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि थर्ड क्वार्टर में वो निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा बिजनेस मॉडल्स में, मैनेजमेंट्स में, सस्टेनेबिलिटी में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। तो लिक्विडिटी विल स्टार्ट गोइंग इनटू द प्लेसेस वेयर द अर्निंग्स आर लाइकली टू होल्ड ऑन, और वो कुछ प्लेसेस है जहाँ पे अर्निंग्स रिलेटिवली बेटर रहेगी, वहाँ पे लिक्विडिटी जाएगा। बट क्या उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे तेजी होगा या नहीं होगा, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि आप तो पोर्टफोलियो ले रहे हो, करेक्ट। सो काफी सारे लोग ये मिस कर जाते हैं कि लास्ट एक साल पूरा ब्रॉड बेस था, तो पूरे की पूरे 60 स्टॉक अगर कोई पोर्टफोलियो में तो वो चल रहे थे। जैसे जैसे टाइम जाएगा वो आपका 20 स्टॉक में अगर अर्निंग्स है तो वही चलेंगे। तो पोर्टफोलियो लेवल पे अल्टीमेटली क्या होता है, लिक्विडिटी भी मार्केट में चेज करता है जहाँ पे रिटर्न्स है, और लास्ट एक साल में आपको रिटर्न्स वहाँ पे दिख रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स था। पॉकेट्स में, स्टॉक्स में, काफी सारे एरियाज में रिटर्न अभी भी बनेंगे क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स आती रहेगी, बट पोर्टफोलियो लेवल पे शायद उतना स्ट्रांग नहीं लगे ब्रॉडर मार्केट में रिटर्न्स, और उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली लिक्विडिटी पे भी हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हम लोग कितना भी ये लोगों को बताया कि भाई रिटर्न चेज मत कीजिए, रिटर्न आने के बाद उस कैटेगरी में मत जाइए, बट वैसा होता नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लोज, लाइक आप जैसे देख रहे हो अभी भी मंथली फ्लोज जो है मैक्सिमम जो आ रहे थे मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में आ रहे थे, जो मिड कैप ओरिएंटेड कैटेगरीज है, स्मॉल कैप ओरिएंटेड कैटेगरीज है। तो वो फ्लोज भी धीरे धीरे जैसे जैसे रिटर्न्स नॉर्मलाइज होंगे, जैसे आप अगर आज का डेटा देखो तो लास्ट 6 महीने में ऑलरेडी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का रिटर्न सेम हो गया है। हमें वो सब पता नहीं चलता है, बट पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप देखो तो सेम हो गया है। ओके, तो जैसे जैसे वो टाइम जाएगा तो पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट दैट स्टैटिस्टिक्स कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो लिक्विडिटी भी रीएडजस्ट करता है अपने आप को जहाँ पे अर्निंग्स है। तो उसी तरीके से हम लोग भी उसको देखते हैं। ऑफ कोर्स अगर अर्निंग्स आ गए तो लिक्विडिटी भी कंटिन्यू रहेगा और आपका वैल्यूएशन भी और भी रीरेट हो सकता है। बट हमारा ये अंदेशा है कि काफी सारा वैल्यूएशन मल्टीपल में जो रीरेटिंग होना था वो आपने कर दिया है। अभी कंपनीज पे बेसिकली पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैच दोज एक्सपेक्टेशन एंड कीप डिलीवरिंग ऑन दोज एक्सपेक्टेशंस, व्हिच कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज इन आवर आफ्टर लुकिंग एट थर्ड क्वार्टर नंबर्स। अर्निंग अपग्रेड ज़रूरी है, तभी फिर पी एक्सपेंड होगा। सर श्रीजा जी एक चीज़ बताइए, यहाँ से आगे जाते हुए अप्रैल ऑनवर्ड्स कितने सारे टेलविंड्स हैं। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट सबसे पहला वही होगा, लार्जली मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब कोई बहुत उथल पुथल अनोखी हो जाती नहीं कह सकते, एक ये है। फिर जून आएगा तो बॉन्ड का इंक्लूजन होगा, फिर इस बीच मॉनसून, फिर जुलाई में फुल बजट, फिर उसके बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, अर्निंग्स बीच बीच में हर क्वार्टरली आती रहेंगी। उसके बाद फरवरी में फिर एक बजट, इस बीच यूएस का इलेक्शन, यूएस में दो तीन रेट कट। तो इतने सारे जो टेलविंड्स हैं ये क्या कहानी कह रहे हैं, ये क्या मार्केट को सस्टेन कराने में मुश्किल होगा, या इतने टेलविंड्स हैं कि लिक्विडिटी बनी रहेगी और मार्केट चलता रहेगा? नहीं, तो इसमें से अगर आपने गौर दिया तो इसमें से बेसिकली मार्केट का जो इलेक्शन पे आउटकम है वो हमें लगता है कि पूरा डिस्काउंटेड है, बिकॉज नन ऑफ अस आर बिलीविंग कि कोई नॉन एनडीए गवर्नमेंट आने वाला है। सेम गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू। सेकंड है मॉनसून। आई थिंक मॉनसून का ऑलरेडी इस साल क्लियर है कि लास्ट साल वी हैड लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, दिस ईयर इट विल बी अ नॉर्मल मॉनसून। थर्ड है आपने जैसे बोला कि बजट आएगा, मेरे हिसाब से वो बड़ा इवेंट है। उस वक्त पॉलिसी पर्सपेक्टिव से कुछ अगर बड़ा अनाउंसमेंट आया और किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए चलाना चाहता है या एटलीस्ट 2-3 साल के लिए चलाना चाहते हैं पॉलिसीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक क्रिटिकल इवेंट है जो अननोन है। बाकी आई थिंक लार्जली आपका इलेक्शन का आउटकम हो, आपके इंटरेस्ट रेट कट्स हो या आपका मॉनसून हो, आई थिंक ज़्यादातर इवेंट जो है यहाँ पे कंसेंसस व्यू पॉजिटिव ऑलरेडी बन चुका है। और जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है। एक बार अगर एक कंसेंसस बन गया है कि भाई ये होने वाला है तो प्राइस में आपके आ चुका है ऑलरेडी, दैट्स व्हाट यू शुड अज्यूम। सो द ओनली थिंग दैट इज आउट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स जो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से पॉलिसी इन्वायरमेंट होगा, वो है बेसिकली कि जो फुल फाइनल बजट आएगा या जब गवर्नमेंट चुन के आएगा तो वो अगर कोई बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करे कि दे वांट टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट येट नोन
in terms of direction. It will not be small events, it will be direction की जैसे एक चीज जैसे गवर्नमेंट में कुछ लोग बोल चुके हैं इंक्लूडिंग मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की, शायद प्राइवेटाइजेशन पे हम लोग फोकस करेंगे. सो वो क्या बड़ी चीजें कर सकते हैं, आई थिंक वो एक पॉलिसी डायरेक्शन वाला चीज है जो अननोन है कि वो किस तरफ होगा. उसमें पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव्स भी हो सकते हैं. जैसे कोई टैक्सेशन, जैसे इनहेरेंट टैक्सेशन या कैपिटल गेन्स टैक्सेस ऑन इक्विटीज, ये भी बात काफी लंबे टाइम से चल रही है. तो जब इलेक्शन के बाद में तो कुछ पॉजिटिव्स है जैसे प्राइवेटाइजेशन एंड बाकी क्या करेंगे, और कुछ नेगेटिव्स भी है. तो ये इवेंट्स बड़े क्लियर नहीं कि उनमें क्या होगा. आई थिंक दैट इज द ओनली इवेंट एटलीस्ट आई पर्सनली आई एम लुकिंग फॉर कि बस उस दिन आपको एक बड़ा डायरेक्शनल कॉल लेना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है. बाकी सब इवेंट आई थिंक मोर और लेस आर फैक्टरी. डिस्काउंटेड. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी बात कही आपने कि ये जो फुल बजट होगा जुलाई में, ये सबसे बड़ा इवेंट होगा और ये नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कम से कम डायरेक्शनल होगा और इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. खुद भी बोल भी रहे हैं वो लोग की सरकार में कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बहुत बड़े डिसीजंस लेंगे. तो इसको नज़र में ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए. श्रीधर जी, थोड़ा फंड पे बात करते हैं. अब अगर ये एक सिनेरियो पेंट हो रहा है तो फिर ब्लू चिप तो ऑलरेडी बेचारे बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, उनको मिड कैप वाले ने एकदम दबा रखा था. आगे जाते हुए कैसा परफॉर्म करेंगे बड़े वाले, लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप, ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू, कैसे आप देखते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे? सो हमारा एक सिंपल पैरामीटर है, क्योंकि हमारे पास तो सभी प्रोडक्ट्स हैं लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप तक, कि जनरली जहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है और एक्सेसेस हो जाता है, जनरली इट इज बेटर टू गो टू दी अदर साइड जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस कम है और एक आपको एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बन सकता है. उसी तरीके से हम लोग आज लार्ज कैप और मेगा कैप्स को देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं. लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई आईटी में कुछ होगा ही नहीं, एफएमसीजी में कुछ होगा ही नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुछ होगा ही नहीं, रिटेल में कुछ होगा ही नहीं. काफ़ी सारे सेक्टर्स है वहाँ पे आज एक्सपेक्टेशंस काफ़ी नीचे जा चुके हैं, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द मार्केट. तो जब आपका एक्सपेक्टेशंस कम है और जब आपका बेसिकली कैटेगरीज का आप रिटर्न भी देख लो, तो डिस्पाइट सो मच ऑफ रैली इन मिड कैप स्मॉल कैप, अगर आप 5-10 साल के रिटर्न देख लो तो अगर आपके रिटर्न में 1-2% का ही फर्क पड़ना है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऑफकोर्स इन ईयर आपका रिटर्न में बहुत डिफरेंशियल हो जाता है. तो एक बार पेंडुलम दूसरी साइड स्विंग हो गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विद लॉट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर वेरी वेरी गुड. और जब काफी बार लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जब वो लोग बोलते हैं कि रिटर्न कम है, जैसे लार्ज कैप्स में कम है या ब्लू चिप कैटेगरी में कम है, सो दे आल्सो हैव टू एक्चुअली फैक्टर इन द फैक्ट दैट आप रिस्क कितना लेना चाहते हो और क्या पॉइंट पे आप रिस्क ले रहे हो. जैसे बेस्ट टाइम टू बाय मिड कैप स्मॉल कैप वाज 18 and 19, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल बॉट इट एट दैट पॉइंट इन टाइम, करेक्ट. तो स्टैटिस्टिक्स का ऐसा होता है कि जिस पॉइंट पे आप देखो उस पॉइंट पे अलग कैटेगरी अच्छा करता हुआ दिखेगा 3 साल में या 2 साल में या 1 साल में. बट अगर आप लंबा पीरियड करते जाओ तो आपका रिटर्न डिफरेंशियल ओवर 20 years, 15 years, 10 years इज नॉट मोर देन बेसिकली 2-3%. तो अगर 2-3% के लिए ही आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना है तो आपको आपका टाइमिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस रिस्क के लिए. अगर नहीं है और आपको फिर भी वेल्थ क्रिएट करना है तो यू शुड जस्ट स्टिक टू द सेफर कैटेगरीज जहाँ पे आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है. जैसे हमें लग रहा है कि उस अर्निंग्स एस्टिमेट्स बहुत कम है, वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल पे है, और टिपिकली ये पॉइंट्स होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ से वो कैटेगरी, जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 17-18 साल का, कि वो कैटेगरी टिपिकली एंड्स अप आउट परफॉर्मिंग ओके ओवर नेक्स्ट 1 year 2 year, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम है वहाँ पे कोई सरप्राइजेस आ सकते हैं. तो आज जब हम लोग देख रहे हैं लार्ज कैप्स को अराउंड 20 times 19-20 times ट्रेड कर रहे हैं, अर्निंग्स एस्टिमेट्स 12 से 15% बिल्ड हो रहा है, कोई ज़्यादा अर्निंग्स एस्टिमेट बिल्ड नहीं है, उसमें भी 12 से 15% में भी फाइनेंशियल्स और आईटी जैसे बड़े सेक्टर जो है वहाँ पे अर्निंग्स एस्टिमेट्स उससे भी कम बिल्ड हो रहे हैं, अराउंड 12-13% सीएजीआर. सो जब हम वो कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई एक इन्फ्लेशन को ईजिली बीट करने का, या जो कंपीटिंग एसेट क्लासेस है, फिक्स डिपॉजिट्स है या इंश्योरेंसेस है, उनको इजीली बीट करने का ये तरीका है कि आपका अगर लास्ट 3-5 साल 10 साल का इवन लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न देख लेते तो 13-14%, 15% होता है डिपेंडिंग ऑन द पीरियड दैट यू आर लुकिंग एट. तो अगर आपको 12 से 15% रिटर्न अगर विदाउट रिस्क लिए मिल रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्ट ऑफ द मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, तो इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड कैटेगरी. Safety is the key. Safety is the key today, I think, because
everybody is running high on expectations, so safety is the key. And with that safety, if you can get a decent return without taking much of a risk, that is where one should allocate incrementally. That's how we are thinking. एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स जो किसी भी ब्लू चिप फंड में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्या वो आगे यहाँ से बड़ा ग्रोथ का एक ट्रिगर हो सकता है, या फिर वो एकदम सिस्टम की तरह नॉर्मल ग्रोथ में आएगा। तो फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें केंद्र रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दो सेक्टर्स पे, खासतौर पे बैंक और आईटी, क्योंकि ये लार्ज कैप वाले सेक्टर्स हैं, क्या यहाँ से आगे जाते हुए इस पे नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, टेलविंड्स हैं इनके लिए, या ये एक म्यूटेड सबड्यूट एक नॉर्मल ग्रोथ पे चलते रहेंगे? दो सेक्टर पे मुझे आपसे जानकारी चाहिए। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी में भले ही लोग कुछ कहें, लेकिन वो चल ही रहे हैं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके लीडिंग स्टॉक्स को देखिए आप, कहाँ कोई किसी भी कमी आई है। बैंक में कह सकते हैं कि लार्ज कैप बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में उतनी तेजी नहीं हुई है। आपको लगता है कि बैंक आउट परफॉर्म करेंगे यहाँ से? हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भी जगह पे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि दोनों भी सेक्टर्स में अर्निंग्स एस्टिमेट बहुत म्यूटेड है। ये क्या है ना कि ये बिजनेसेस जो है, सभी बड़े बिजनेसेस जैसे फाइनेंशियल्स में हो या आईटी में हो, ये बिजनेसेस 20-25 साल 30 साल से अराउंड है, उन लोगों ने डिलीवर किया है। ओके, और आज सिक्लिकली वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। जैसे फाइनेंशियल्स देख लीजिए, अभी आप अगर लास्ट 2 साल 3 साल का देखो तो फाइनेंशियल्स में जनरली लार्ज फाइनेंशियल्स ने अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि सिक्लिकली इकोनॉमी एक डाउन टर्न से वापस आ रहा था, एनपीए साइकिल एक डाउन टर्न से वापस आ रहा था। बट अभी एनपीए साइकिल नॉर्मलाइज हो गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नॉर्मलाइज हो गया है। अभी आपका ऑन ग्राउंड आप कितना बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन अ नॉर्मलाइज एनवायरनमेंट, दैट बिकम्स अ की। लार्ज कैप फाइनेंशियल्स ने जनरली अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि सिक्लिकली उनका अर्निंग्स while it was good, it was looking inferior to lot of the tier 2 tier 3 names in the same sector, because cyclically आप पूरा सेक्टर बाहर आता प्रॉब्लम से, वो आप प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, अभी आप नॉर्मलाइज एनवायरनमेंट में हो। अभी इट इज अ बेसिकली लाइक टू लाइक बेसिकली एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दैट विल डिफरेंशिएट कि कितना आपका डिलीवरी अच्छा होता है। और वहाँ पे हमें लगता है कि जो लार्जर बैंक्स है या वेल रन एनबीएफसीज भी है, जहाँ पे लाइबिलिटीज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइबिलिटीज कॉस्ट are one of the best, asset side is one of the best, through cycle credit cost is one of the best, वहाँ पे आपको एक 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 साल के लिए कोई भी चैलेंज नहीं है। सिमिलरली जब आप आईटी में जाते हो तो आईटी में जो एंड मार्केट है, अल्टीमेटली आपका बिजनेस प्रिडोमिनेटली यूएस यूरोप से आता है। आपका एंड मार्केट में जो वरी था कि भाई यहाँ पे बड़ा ही रिसेशन आ जाएगा या बड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो नहीं रहे। तो अल्टीमेटली अगर उस इकोनॉमी में उतना स्लो डाउन नहीं है और जीडीपी ग्रोथ रेट सरप्राइज कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ एट द मार्जिन सरप्राइज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है, और अगर बड़ा रिसेशन नहीं आता है, तो ये जो डिले हुए थे, सो आईटी में तो स्पेसिफिक केस है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं आपको या बिजनेस नहीं आ रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि क्लाइंट बोल रहा है कि भाई थोड़ा धीरे चलो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरी इकोनॉमी में क्या होने वाला है। तो अगर वहाँ पे क्लैरिटी अगर आ गई है उनको कि भाई उतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है उनकी इकोनॉमी में, जो दिख रहा है अभी, आपने अगर फेड का भी आज का भी कमेंट्री सुना होगा, तो कि भाई वहाँ पे इतना स्लो डाउन नहीं हो रहा है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्फ्लेशन भी उतना नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका ये इम्प्लीकेशंस तो हो ही सकता है कि भाई थोड़ा एट द मार्जिन मेरा एग्जीक्यूशन बेटर हो जाए, मेरा क्लाइंट बोले कि ठीक है भाई अभी एग्जीक्यूट कर लो, तो आपका एग्जीक्यूशन अगर इंप्रूव हुआ थोड़ा, तो आपका अर्निंग्स ग्रोथ में वो दिख सकता है। और आपने अर्निंग्स ग्रोथ 10% बिल्ड कर रखा है, अगर वो 12-13 भी आता है तो आपको बड़ा सरप्राइज आएगा, क्योंकि वो 20-30% का सरप्राइज हो जाता है। तो उस तरीके से हम लोग इन दोनों सेक्टर्स को देख रहे हैं जो बड़े वेट से लार्ज कैप्स। श्री जी, बैंकिंग में एक और सवाल है मेरा। हमने देखा कि कोविड से लेकर के आज तक कंजम्पशन फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जो रिटेल लोन में थे बैंक, प्राइवेट वाले हों या जो भी हों, उसमें बहुत तेज़ी हुई और इसीलिए वो स्टॉक चले भी, वो कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अब कंजम्पशन लोन उतना नहीं हो रहा है, अब कॉरपोरेट की तरफ फोकस जाता है, और क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी भी कम से कम 5-6 साल पीक से नीचे है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वहाँ होगा। तो क्या ये आपको लगता है कि अब जो बैंक का वो पोर्टफोलियो होगा उसमें रिजिक की ज़रूरत है, कि जो बहुत ज़्यादा रिटेल लोन, कंजम्पशन लोन पे फोकस बैंक हैं, वो प्राइवेट सरकारी कोई भी हों, उनसे अलग हट के थोड़ा कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ देखना चाहिए? सो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बट इसमें अगर आप देखो तो क्या है कि कंजम्पशन लोन हो रहा है, उसमें थोड़े एक्सेसेस जो हो रहे थे वो टियर 2 टियर 3 प्लेयर्स से हो रहे हैं, जबकि आपका जो टियर 1 कंजम्पशन है, टियर 1 बैंक्स हो
पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। जैसे हाउसिंग सबसे बड़ा रिटेल लोन है एक्चुअली, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ऑटो अगेन सेकंड लार्जेस्ट बेसिकली रिटेल लोन है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। प्रॉब्लम वहाँ पे हुए थे जो अनसिक्योर्ड लोन और छोटे-छोटे लोन है 50,000 एंड ऑल, वहाँ पे ये लोग ज़्यादातर है नहीं। हैविंग सेड दैट यस, धीरे-धीरे कंजम्पशन से आपका while consumption will continue or retail consumer loans will continue at a pace of whatever 15-20% और 15% से आपका कॉर्पोरेट्स जो एकदम ही बेसिकली बुरे हालत में है, जैसे आप अगर लास्ट 2-3 साल 4 साल का देख लो तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ इज लो सिंगल डिजिट। तो वो लो सिंगल डिजिट से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट साइकिल आपका पिकअप करेगा, जैसे जैसे प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करेगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट कैपेक्स भी अच्छा हो रहा है, तो आपका वो कॉर्पोरेट लोन सेकंड डबल डिजिट में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ को एक फायदा मिलेगा। सिर्फ कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज होगा। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई उसकी वजह से पोर्टफोलियो में आपको बैंक्स का नाम चेंज करना पड़ेगा क्या या वेटेज चेंज करना पड़ेगा क्या, तो अगर आप आज देखो कॉम्पोजिशन बैंक्स का, तो एक्सेप्ट जो इंफ्रा फाइनेंसर्स है, प्योर इंफ्रा फाइनेंसर्स, एनबीएफसी, वो छोड़ के बैंक्स के पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है। जिनको हम लोग पहले कॉर्पोरेट बैंक्स बोलते थे वो भी पूरा इस साइड आ गए हैं। सो सभी के पोर्टफोलियोज एनीवेयर बिटवीन 30 to 60% रिटेल हो चुके हैं ऑलरेडी। और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के किया, मार्केट वहां पे है तो पोर्टफोलियोज वैसे शिफ्ट हुए हैं। वही लोग अगर कॉर्पोरेट लोन्स अगर कल बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में, अगर कैपेक्स होगा इकोनॉमी में, तो उस तरफ चले जाएंगे। सो लेंडर्स सेम ही रहेंगे, एक्सेप्ट जो मैंने जैसे बोला कि एनबीएफसीज है एक या दो जो स्पेशलाइज है, तो सिर्फ इंफ्रा लेंडिंग ही करता है। बट बाकी सब बैंक्स में आई थिंक लोग रिटेल कर रहे थे क्योंकि रिटेल साइड में डिमांड था, कॉर्पोरेट साइड में डिमांड नहीं था। कल अगर कॉर्पोरेट साइड में डिमांड नेक्स्ट 2-3 साल रहा तो धीरे धीरे इनके बैलेंस शीट्स या जो लोन मिक्स है वो उस तरफ शिफ्ट होना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प है ये बात समझना कि अभी बहुत सारे बैंक्स में या बैंकिंग इंडस्ट्री के लीडर्स में ये था कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था कि 10 साल के लिए लोन दे। सबको लगा 3-4-5 साल का लोन दो, बढ़िया पैसा बन रहा है, बैंक का भी बन रहा है, जनता भी खुश है, और वो हमने देखा। लेकिन अब एक शिफ्ट हो रहा है। तो जैसा सर समझा रहे हैं कि लेंडर तो वही, आप जो लोन लेगा वो वाला देने लगेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले 1-2-3 साल में। लेट्स से हाउ इट प्लेज आउट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और लार्ज कैप में सेफ्टी इज द की एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अगले हफ्ते एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए।